बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को दिखाया था, जिसमें उसका उत्तर हमने नहीं बताया था। आज के वीडियो में 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को और उनके उत्तर को लेकर हम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्न। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आवश्यक होता है एग्जाम पैटर्न को समझना, सिलेबस को समझना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस को देखना और उसके बाद स्टडी और तैयारी की जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के इतिहास का पहला प्रश्न। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए है चंपा, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राजगृह। इसका डिटेल आंसर देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक वैदिक काल में प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह यानी गृहब्रज थी। 5 पहाड़ियों से घिरा नगर राजगृह था। पुराण के अनुसार क्या कहा जाता है देख लीजिए, पुराणों में मगध के बारे में क्या व्यवस्था थी ये देखिए। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, यानी पुराण के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने गृहब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। नोट में देखिए, मगध की पहली राजधानी गृहब्रज थी, बाद में राजगृह बन गई और गृहब्रज को ही राजगृह कहा गया है, जो आधुनिक राजगीर है फ्रेंड्स। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का इतिहास देखिए, तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का इतिहास शुरू होता है हर्यक वंश से। पुराणों में तो बताया जा रहा है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। ये ध्यान रखना है आपको। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा गया कि प्रथम राजवंश जो मगध का था वो हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और बाद में जब अजातशत्रु का बेटा उदयीन बना मगध का शासक, तो उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई मगध की। तो इस तरीके से आपने देखा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गृहब्रज और राजगृह भी उसे कहते हैं। और बाद में हर्यक वंश का जो शासक था आपको अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और अजातशत्रु का बेटा उदयीन जब मगध का शासक बना, हर्यक वंश का शासक बना, तो उसने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को बना ली। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको हम बताते चल रहे हैं। मगध का पहली बार उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में जो मगध का उल्लेख है उस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में उसका नाम है कीकट। प्रश्न को सॉल्व करते समय आपने जाना कि मगध की पुरानी राजधानी थी गृहब्रज यानी राजगृह, और अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। और बाद में अजातशत्रु का बेटा उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। आप ये भी जान गए कि पुराण के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ का ही बेटा था जरासंध, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम कवर करते चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुप्त काल से, और उसमें भी बिहार के इतिहास से पूछा जा रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए यहाँ पे चीनी स्रोतों में कहा गया है कि श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन, उसने गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के समय में बिहार में एक अपना दूत भेजा था मेघवर्मन को कि जाओ समुद्रगुप्त से एक बौद्ध मंदिर बनाना है, उसके लिए अनुमति मांगकर लाओ। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन है ओइनीवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पिथिपति राजवंश, चेरो राजवंश। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। देखिए मैथिली भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है कर्नाट राजवंश के अंतर्गत, और इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश, तीनों एक ही वंश का नाम है। कर्नाट वंश, सिमराव वंश
देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला के क्षेत्र में हुआ था। यह एक क्षत्रिय राजवंश था जिसकी राजधानी बारा जिले के सिमौनगढ़ में थी। इस वंश के संस्थापक नान्य देव थे। इस वंश के शासकों ने मैथिली भाषा के लेखकों, कवियों और कलाकारों को शाही संरक्षण प्रदान किया, अतः इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का विकास। तो इस तरीके से कर्नाट वंश के शासकों ने मैथिली भाषा को काफी प्रश्रय दिया और इसके शासक ने इसको काफी महत्व दिया, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, एक प्रकार का बर्तन है। तो सुजनी हस्तशिल्प बिहार में एक प्रकार का कढ़ाई हुआ करता था, जिसे हम देखते हैं डिटेल में। भारतीय हस्तशिल्प कला में बिहार की वस्त्र शिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प कला का प्रमुख स्थान रहा है। यह एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए बनाई जाती है। परंपरागत रूप से इस कढ़ाई में पुराने धोती साड़ी के टुकड़ों को एक साथ सिलकर उसके ऊपर कढ़ाई कर सुजनी बनाई जाती है। सभी लोगों ने देखा होगा कि उनकी माताओं ने घरों में उनके बचपन के काल में पुराने धोती साड़ी को सिलकर उस पर कढ़ाई कर आकर्षक बनाकर बच्चों को सोने बैठने के लिए और उसे खेलने के लिए बनाते थे। इस तरीके से हम बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में बिहार के इतिहास से कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन है 1 और 2, बी में 1 और 4, सी में 2 और 3 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये पहला कथन गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, तो यह कथन गलत है। इस प्रश्न में कथन 1 गलत है क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। दूसरा कथन देखते हैं, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। कथन भी गलत है क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपाल प्रथम ने की थी। इस तरीके से दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। पहला और दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं चौथा कथन, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें पूछा गया है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 यानी पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। पहला कथन गलत इसलिए है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर में है, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि यह बांका में है। और दूसरा कथन गलत इसलिए है कि इसकी स्थापना के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी, जबकि सही यह है कि इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। तो इस तरीके से 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 यानी कथन गलत है 1 और 2। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सही है और कभी पूछा जाता है कौन गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कौन गलत है। ध्यान दीजिएगा, लोग हड़बड़ी में सही पढ़ के बना देते हैं, यानी क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, जबकि पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसलिए गलत कथन को देख करके ही आप इस तरह के प्रश्नों को बनाइएगा। इस तरीके से 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 कथन गलत है। डिटेल में देख लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया था पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। स्थापना हुआ है 783 ईस्वी से लेकर के 820 ईस्वी के बीच में। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि अब यह पाकिस्तान में स्थित हो गया है, इसलिए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, लेकिन फेमस होता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय
कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह विश्वविद्यालय का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। तो देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत की बात अगर करें तो सबसे जो पहला विश्वविद्यालय दुनिया का खुला था वो भारत में ही, क्योंकि भारत पाकिस्तान सब एक साथ थे उस समय, इसलिए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला शहर में था और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर यह स्थित था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय यानी तक्षशिला में था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हालांकि अब यह पाकिस्तान में स्थित है। आपने देखा कि रावलपिंडी से कुछ दूरी पर है और इस तरीके से यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन अब पाकिस्तान में है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है तो वो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन वर्तमान भारत का जो पूछा जाएगा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है तो वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। इस तरीके से तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यह अभी पाकिस्तान में चला गया है। तो यह विश्वविद्यालय जिस नगर में स्थित था उस नगर की स्थापना भगवान राम के भाई, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जिस नगर में स्थित था उस नगर की स्थापना भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने किया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम तक्षशिला पड़ा था। और यहीं पे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कायम हुआ था जो आज पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हो चुका है। अब कोई पूछे कि वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था तो वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है। इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त, प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक यानी कि देखिए 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और एशिया के सभी देशों के सभी जगहों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। उस समय 2000 शिक्षक यहाँ थे और 10,000 छात्र पढ़ा करते थे इस विश्वविद्यालय में। यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के खंडहरों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अब देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपाह सालार तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में इस यूनिवर्सिटी को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था उसे बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने उसे जलाकर नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम और नीतीश कुमार जी की पहल पर यहाँ पे उसी खंडहर के बगल में एक नया विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद इसके नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।